ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का सेकेंड टॉपिक है, चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम इसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ मेनी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में अध्ययन करेंगे। देन वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो देयर आर 1 2 3 4 and 5, there are 5 topics we are going to study about the democracy. Let's see. मैक्सिको। इस मैक्सिको के पहले हमने चाइनीज़ या चाइना के डेमोक्रेसी को देखा वहाँ, और हमने देखा कि वहाँ पर जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कैसे लगातार शासन में बनी हुई है। और उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में वहाँ पर देयर आर 8 स्मॉलर पार्टीज सपोर्ट द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़। तो जितने भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना होता है इलेक्शंस में, वो क्या होते हैं, सारे अप्रूव्ड होते हैं उन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो 8 पार्टीज़ हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। तो इस तरीके से चाहे जो पार्टी आएगी उन 8 पार्टियों में से चाहे जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी वो एटलीस्ट किसकी मेजॉरिटी होगी, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही मेजॉरिटी होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन तो जहाँ इफ बट किंतु परंतु लेकिन लग जाता है वहाँ पर पर्याप्त वेरिएशन आ जाता है। तो लेट्स सी अबाउट मैक्सिको। द नेक्स्ट कंट्री फॉर्म इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 टिल एवरी इलेक्शन वाज ऑन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। 1930 में जब से मैक्सिको फ्री हुआ, आज़ाद हुआ, तब से वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार बनती है। अब वो क्या है, PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ऐसा जाना जाता था, ऐसा माना जाता है कि जो PRI पार्टी है वो अपने हर इलेक्शन में हुक और क्रुक एट एनी रेट कैसे भी करके उसे इलेक्शन में विक्ट्री पानी ही पानी होती है। चाहे जैसे भाई जीत करना है, मुझे जीतना है तो मैं कोई भी हथकंडा अडॉप्ट कर सकता हूँ, चाहे EVM को गायब कर दूँ, चाहे अगर वोटिंग बाय बैलेट पेपर तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ। लाइक दिस टाइप देयर आर सो मेनी ट्रिक्स हाउ कैन विन द इलेक्शंस, डर्टी ट्रिक्स हाउ कैन विन द इलेक्शंस। There was no way the ruling party could be defeated. रूलिंग पार्टी को हराने का कोई रास्ता नहीं बचा था। Even if people was against it, यहाँ तक कि लोग उस पार्टी के विरोध में थे, फिर भी उस पार्टी को यानी PRI को लोग डिफीट नहीं कर पा रहे थे। रीज़न ट्रिक्स टू विन इलेक्शन बाय डर्टी मीन्स। मैक्सिको में जो PRI पार्टी थी उसका विनिंग पॉइंट क्या था, डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। इट इज द विनिंग पॉइंट ऑफ द PRI इन मैक्सिको। तो अब एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है, ये दूसरी वाली लाइन देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, आर डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर डेमोक्रेसी बेस्ड होते हैं। Where those currently in power have a fair chance of losing। इतना ही नहीं, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है उसे भी अपनी सीट गंवाने का डर होता है। अगर चुनाव फेयर एंड फ्री हो जाएं तो वो पार्टी क्या हो सकती है, चुनाव हार सकती है। तो ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो अगला जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और सारे वोटों की वैल्यू क्या होगी,
इक्वल होगी। चाहे अभी इंडिया में देखें आप, अगर सीएम योगी वोट करने जाते हैं तो आई थिंक उनके भी वोट की वैल्यू गांव के घुरहु के वोट के बराबर होगी। घुरहु मीन्स एक आम आदमी जो गांव में है, भाई जो गांव में एक आम आदमी पैदा हुआ है, निरहु घुरहु गोबरे लाइक दिस टाइप, तो उसकी वोट की वैल्यू और सीएम योगी के वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये है डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। देयर आर मेनी इंटेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू द वोट, क्लियर, यानी कि वोट देने के, वोट ना देने के कई सारे अधिकार हम सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर मेनी इंटेंस ऑफ डेनियल टू ऑफ इक्वल राइट टू वोट, यानी वोट ना देने के कई सारे अधिकार पब्लिक को प्राप्त होते हैं, मिले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आप देखो जो वोटिंग मशीन होती है उसमें ये है हमारी वोटिंग मशीन, इसको हम ईवीएम बोलते हैं। अब इस ईवीएम में एक तरफ क्या होता है, सारे जो वो होते हैं कैंडिडेट्स, उनके नाम इधर प्रिंट होते हैं, यहाँ उनके सिंबल बने होते हैं। यहाँ आप जैसे मान लो कि ये यहाँ सिंबल बन गया, ये कमल बन गया, ये पंजा, ये पंजा बन गया, और ये भाजपा का कमल बन गया, और ये मतलब लाइक दिस टाइप ये साइकिल बन गई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लू टाइप का बटन लगा होता है, एक ब्लू कलर का बटन लगा होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर बटन लगे होते हैं, स्विच लगा होता है, और अंत में एक यहाँ पर क्या होता है, नोटा, नोटा, ये क्या होता है, नोटा। नोटा मतलब होता है कि इनमें से नन ऑफ दीज आई कैन नॉट लाइक दीज कैंडिडेट्स। नोटा का मतलब जो अब कैंडिडेट्स दिए गए हैं मैं उनको लाइक नहीं करता हूं। तो अगर जिसे वोट इनमें से हमको कोई नहीं पसंद है, ना तो ये भाजपा पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है, ना हाथी ना साइकिल पसंद है, तो हम क्या करेंगे, नोटा पर क्लिक कर देंगे। तो ये होता है देयर आर मेनी इंटेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, यानी वोट ना देने का अधिकार, हर व्यक्ति को यहाँ पर वोट ना देने का भी अधिकार है। मुझे फुल्ली राइट है कि मैं आपको वोट दूं, किसी को वोट दूं या किसी को वोट ना दूं। जैसे मुझे कोई, मैंने बताया ना कि हमको इसमें से कोई कैंडिडेट नहीं लाइक कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली नोटा को क्लिक करूंगा। इसका मतलब तो जो अबव कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस, so I cannot support them। नेक्स्ट क्या है भाई, इन सऊदी अरेबिया वोमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप, इस्टोनिया जो है वहाँ पे क्या है, हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंग टू द रशियन मेजॉरिटी माइनॉरिटी, यानी इस्टोनिया में क्या है, जो रशियन माइनॉरिटीज बिलोंग करते हैं, फाइंड द डिफ़िकल्ट टू गेट देयर राइट टू वोट। इस्टोनिया में ऐसे लोग, ऐसी माइनॉरिटीज़ जो रशियन हैं, उनको वोट देने में बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पर भी डेमोक्रेसी इक्वल राइट पे नहीं है। कहाँ पे, इस्टोनिया में। इन फिजी, अब फिजी में देखते हैं क्या होता है। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी, यानी जो फिजी के वहाँ के स्वदेशी लोग हैं, इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी या देश के लोग, फिजी के जो अपने खुद के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। यानी फिजी के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन, जो भारतीय फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू कम है इंस्टेड ऑफ इंडिजीनियस फिजी, यानी जो फिजी के स्वदेशी लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इंडियन फिजियन, जो भारतीय फिजी हैं उनकी वोट की वैल्यू कम है, और जो फिजियन है, ओरिजिनल फिजी के रहने वाले हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं जो क्या है वो डेमोक्रेसी को थोड़ा सा हतोत्साहित करता है। और इस तरीके से यहाँ पर अब अलग अलग देशों के अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। तो अब डेमोक्रेसी में एक्चुअल में होता क्या है, इन डेमोक्रेसी स्टूल यहाँ बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। इन डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी में क्या है, ईच एडल्ट सिटीजन, जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं, मस्ट हैव एन वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जितने भी लोग हैं एडल्ट, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार, जितने भी एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनको सारे लोगों को वोट देने का पूरा अधिकार है। और सारे लोगों के वोट की वैल्यू इक्वल ही होती है। जैसे भी हमने कहा ना, चाहे सीएम योगी वोट करने जाएं, चाहे गांव के गुरु वोट करने जाएं, दोनों की वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल होगी। आइए देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये क्या है भाई। अब इसको हम जिम्बाब्वे के इलेक्शन से समझते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1980, 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। एंड सिंस देन द कंट्री हैज़ फेस सेवरल इलेक्शंस, तब से पार्टी ने कई सारे इलेक्शंस फेस किए, देखे। एंड हैज़ बीन रूल्ड बाई, किसके द्वारा शासन किया जाता है, अरे भाई कितना अच्छा नाम है, देखो, जानू मेरी जान, है ना, जानू पीएफ, जानू पीएफ प्रोविडेंट फंड। जानू क्या होती है, प्रोविडेंट फंड होती है, भविष्य निधि होती है भाई। जानू क्या है, भविष्य निधि है। अंडर रॉबर्ट मुगाबे, यहाँ की जो पार्टी थी, पार्टी का नाम था जानू पीएफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, जानू पीएफ। हाँ, जान से ज़्यादा जो प्यारा है वही जानू है। तो रॉबर्ट मुगाबे के लिए ये जान से ज़्यादा प्यारा था, ये पार्टी जान से ज़्यादा प्यारी थी रॉबर्ट मुगाबे को। क्यों, क्योंकि मिस्टर इंडिया आपने देखी है ना, मिस्टर इंडिया, मुकेम्बो खुश हुआ। मुकेम्बो कब खुश होता था, जब उसके मन की बात होती थी, है ना। जब मोदी मन की बात करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे भी रॉबर्ट मुगाबे भी खुश हुआ। कब खुश हुआ, जब उसकी जानू सरकार में आ गई। जब उसकी जानू क्या हो गई, सरकार में आ गई। भाई तो जिसकी जानू सरकार में आ जाएगी तो वो तो खुश होएगा ही। तो क्या हुआ, मुकेम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया में आपने देखा होगा, देख लीजिए नहीं देखा तो। मुकेम्बो खुश हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी जो जानू है, उसका जो प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि है, वही क्या है, उसकी जान है। और जान क्या है, उसकी पार्टी है। किसकी पार्टी, अरे भाई जिम्बाब्वे में इस रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी है उसी का नाम क्या है, जानू पीएफ। अरे सिंपल याद करने का तरीका है यार, बस और कुछ नहीं है। ये जो मैं इतना बता रहा हूँ ना कि जानू पीएफ, जान और प्रोविडेंट फंड और मुकेम्बो खुश, वैसा क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको प्यार से ये चीज़ें याद हो जाए। क्लियर। तो मुकेम्बो कब खुश हुआ, जब उसकी जानू क्या हो गई, गवर्नमेंट में आ गई। भाई जब सैये कोतवाल बन गए तब अब कौन डर है, कहावत है ना कि जब सैये कोतवाल है तब कौन डर है। तो रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी हमेशा, क्या नाम था उसका, जानू पीएफ। जानू उसकी क्या थी, भविष्य निधि थी। किसकी, रॉबर्ट मुगाबे की। तो रॉबर्ट मुगाबे ऑलवेज खुश होगा ना जी। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस था। भाई जिसकी जान पार्टी में रहेगी, जिसकी जानू पार्टी में रहेगी, वो खुश हो ही जाएगा, फेमस हो ही जाएगा वो। बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस, क्या करता था वो, अपनी जानू को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ना। लोग क्या करते हैं, देखिए, जान देने को तैयार हो जाते हैं जानू के लिए, है कि नहीं। लोग अपनी जानू को जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रॉबर्ट मुगाबे भी तो वही कर रहा था, अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या करता था, बहुत सारे अनफेयर मीन्स यूज करता था, गलत तरीके से। रॉबर्ट मुगाबे कब खुश होगा, जब वो उसकी पार्टी सरकार बनाएगी। कौन है उसकी पार्टी, जानू पीएफ, है ना, याद रखिएगा, जानू पीएफ। तो रॉबर्ट मुगाबे क्या करता था, अपनी पार्टी को सरकार में लाने के लिए गलत तरीके भी यूज करता था, यद्यपि वह एक फेमस राष्ट्रपति था। आगे देखते हैं, देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, उसने क्या किया, अपनी आलोचना को रोकने के लिए क्या कर दिया, जो लॉ है, कानून है, उसको लिमिट कर दिया कि आप राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसाइज उसको आप नहीं कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल है जहां पर हमको क्रिटिसाइज करने का राइट मिला हुआ है, बताएंगे आप हमको, कमेंट में लिख के बताएं कौन सा आर्टिकल है
कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जहां पर हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं? टेल मी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर जी। अब और क्या हुआ, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड, सब पर अधिकार, कंट्रोल कर लिया किसने? अरे भैया यही जिसकी जानू थी उसने, कौन? रॉबर्ट मुगाबे। बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जिन्स, वर्जन क्या देता था? केवल आप रूलिंग पार्टी को ही प्रेफरेंस करेंगे, उसके सारे किए कराए को दिखाएंगे, अच्छे कारनामों को, गंदे वाले नहीं, अच्छे वाले कारनामे को दिखाएंगे। और इसके लिए क्या किया सरकार ने? जितने भी टेलीविज़न थे, जितने भी रेडियो थे, उन सब पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। अभी अपने देश में देखो, वो कौन सा एक चैनल चलता है यार, रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी कहते हैं पूछता है भारत क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे भैया। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो भारत की मीडिया है वो कौन सी मीडिया है? ये गोदी मीडिया है ना? मतलब कमेंट लोग करते हैं गोदी मीडिया, यानी मोदी की गोदी में क्या है? मीडिया जा करके बैठ गई है। एक बेचारा वो था, क्या नाम, एनडीटीवी है, हाँ एनडीटीवी वाला, क्या नाम उसका, रवीश, मैक्से अवार्ड है, मैक्सेसे अवार्ड विजेता है वो। वो थोड़ा मोड़ा बेचारा हल्ला गुल्ला करता था, तो नेताओं ने क्या किया? उस पूरे एनडीटीवी को ही हाईजैक कर लिया सरकार ने, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली में एनडीटीवी को ही सरकार ने हाईजैक कर लिया, मतलब खरीद लिया, खरीदवा दिया। तो क्या है ये एक तरीके से देखें तो वर्तमान समय में भी पूरे आप देखो कि सरकार का विरोध बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसीलिए यही काम मुगाबे ने भी किया था। भाई कोई बुरा मत मानेगा मेरी बात का, मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई मोदी का सपोर्टर होगा तो प्लीज़ आई एम सॉरी, कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बात का कि मैं गोदी मीडिया की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को फ्री होना चाहिए। अगर मीडिया मोदी की सपोर्ट नहीं है या मोदी की सपोर्ट में बातें नहीं कर रही है, सॉरी थोड़ा आई एम वेरी सॉरी, लेट्स सी। तो गोदी क्या है? अरे गोदी भैया जो मीडिया है मोदी की गोदी में जाके समा गई है। इसीलिए आप देखिए लोग कहते हैं कि मीडिया क्या है, केवल मोदी का ही प्रचार प्रसार कर रही है। तो इसी तरीके से मुगाबे भी क्या था, जो वहाँ का मीडिया था उस पर उसने हाईजैक कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। पॉपुलर गवर्नमेंट्स एंड पॉपुलर लीडर्स, अब देखिए और क्या हुआ, कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ये जो बड़े बड़े लीडर थे, पॉपुलर फेमस नेता थे, और पॉपुलर जो सरकार थी वो क्या हो गई? अनडेमोक्रेटिक हो गई भैया, अलोकतांत्रिक सरकार बन गई। भैया कुर्सी किसको नहीं अच्छी लगती है? आज जो 143-44 विपक्ष में बैठ के हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं ना, तो काहे हल्ला मचा रहे हैं? हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि जो मलाई है सरकार का फ़ायदा, उसको काटने को नहीं पा रहे हैं, मलाई खाने को नहीं मिल रहा है, तो हल्ला ही मचा रहे हैं। हाँ, तो अब जो ये सब क्या हो जाते हैं, अलोकतांत्रिक हो जाते हैं कभी कभी। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो भी अलोकतांत्रिक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी में बने रहना है, और जब पार्टी में बने रहना है, सरकार में बने रहना है, तो हम क्या करेंगे? अनफेयर मीन्स का यूज करेंगे, गलत तरीके से चुनाव जीतेंगे। आप देखो हमारे यहाँ इलेक्शंस चलते हैं तो क्या होता है, प्रधान, अरे सबसे छोटका इलेक्शन देखो यार, प्रधानी वाला, क्या करते हैं प्रधान लोग जानते हो? या गड्डी संजय पहुंच गया, और यही नहीं, महिलाओं को साड़ी भी बंटता है मतलब जा करके रात बिरात। तो सरकार इस पर नज़र रखती है, लेकिन तो नहीं हो पा रहा है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक सफिशिएंट रूम होता है, जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक रूम होता है, हॉल, कमरा होता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। जहाँ पर क्या करते हैं,
इसमें अपोजिशन भी बैठता है, यानी विपक्ष और पक्ष। अरे भैया, लोकसभा और विधानसभा समझ लीजिए उसको ना। लोकसभा में विपक्ष बैठता है, विधानसभा में भी विपक्ष बैठता है, लोकसभा में भी सरकार बैठती है, विधानसभा में भी सरकार बैठती है। तो वही एक सफिशिएंट रूम होता है उनके लिए मीटिंग करने के लिए। वो इलेक्शन के पहले भी होता है और इलेक्शन के बाद भी होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। द रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। द रिक्वायर्ड दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट some right of the citizens. Next line, they should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. अब इतने से क्या होगा? They should be free to think. जब आपको कुछ राइट्स मिल जाएंगे, हमारे सिटीज हमको कुछ सारे राइट्स मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम आराम से स्वतंत्र दिमाग से सोच सकते हैं, सोचेंगे भी। टू हैव ओपिनियन, जब हम सोचेंगे तो हमारे मन में कुछ विचार आएंगे। क्लियर? जब सोचेंगे तो विचार आएंगे, तो विचार आने के बाद क्या होगा भैया? उसको लिखना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। और लिखने और बोलने के लिए क्या चाहिए? टू फॉर्म एसोसिएशन, एक संगठन बना सकते हैं। भाई, जब हमको स्वतंत्रता मिली तो हमने कुछ सोचा कि हम स्वतंत्र क्यों थे, या हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं, तब हम सोचेंगे। टू हैव ओपिनियन, हमारे पास कुछ विचार आएगा। टू एक्सप्रेस दिस पब्लिक, तो इसको हम पब्लिक में एक्सप्रेस करेंगे, पब्लिक में लोगों को बताएंगे। तो बताने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं थ्रू द ऑनलाइन या थ्रू द यूट्यूब में आपको अपनी ये टॉपिक्स कुछ बता रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये भी हो गया। यानी मल्टीमीडिया, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिस्टम से आप बता सकते हैं, प्रिंट मीडिया सिस्टम से आप बता सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स है, इसके मीडियम से भी कि हम क्या कर सकते हैं? अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पब्लिक, लोगों के बीच में। और क्या सकते हैं? कोई एसोसिएशन बना करके, कोई संगठन बना करके कर भी हम अपने विचारों को समाज में रख सकते हैं। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल डिसीज एक्शंस, हम किसी का विरोध भी कर सकते हैं, किसी नियम का, किसी कानून का। जैसे देखिए, अभी सरकार ने पिछले इलेक्शन, इस 2019 के इलेक्शंस के पहले जो फार्मर कानून लेकर आई थी सरकार, तो उस किसान कानून को सरकार को लगा कि ये जो किसान कानून मैं लेकर आया हूँ, जो सरकार किसान कानून लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ड्रॉबैक था। तो सरकार, जब लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसका विरोध करना शुरू किया, तो सरकार क्या हो गई? बैकफुट पर आ गई। सरकार ने उस किसान कानून को वापस ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास सारे राइट्स होंगे तो हम विरोध भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे राजनीतिक एक्शन भी ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है भाई? देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। बहुत सारे तरीके हैं कि इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट कैसे रन करेगी। ये कहाँ पे होता है? ये डेमोक्रेसी में होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ ऑन एन इलेक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और जो अल्पसंख्यक होते हैं गवर्नमेंट उनको क्या करती है? कुछ रिस्पेक्ट प्रदान करती है, पर्टिकुलर उनको कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था देती है, सम्मान देती है। जैसे हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, है ना, बौद्ध हैं, ये सब क्या हैं? ये सब भारत में माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। अब अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, एक दायरे में रह करके गवर्नमेंट रूल करती है। सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, और किसके द्वारा गवर्नमेंट सेट होती है? जो लिमिट सेट होती है गवर्नमेंट के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक नियम और कानून के द्वारा सेट होते हैं, और
लोगों के अधिकार को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सीमित रूल रेगुलेशंस में वर्क करती है, और वो रूल रेगुलेशंस किसके द्वारा लिमिटेड होते हैं, किसके द्वारा लिमिट्स किए जाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह करके काम करती है, यानी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकती। आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर शेयरिंग है वो दो टाइप में डिवाइड है। एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन है और एक वर्टिकल डिवाइडेशन है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन है वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड जो वर्टिकल डिवाइडेशन है तो वो सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के विषय में। अब हम इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, कि क्यों ज़रूरी है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि क्या है डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे आप यहाँ देखो, जानू पीएफ वाले में मुगाइबो खुश हो गया, लेकिन गलत तरीके से ना, डेमोक्रेसी तो थी बट इलेक्शन क्या करता था, गलत तरीके से हर बार जीत लेता था। यहाँ देखिए पीआरआई, उसका भी वही काम था। अनफेयर मीन्स डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर लो इलेक्शन जीतने के लिए, है ना। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो पार्ट 3 आएगा, और वो होगा वाई डेमोक्रेसी, यानी कि क्यों, ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी की, क्यों रिक्वायरमेंट है। ये तो कुछ उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स रहे। तो एक बार पुनः मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी किसी बात से जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ अगर कोई आहत हुआ होगा या हो, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। दैट्स ऑल।